मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लासेस में हमने क्या डिस्कस किया था? हाउ टू फाइंड लो टेम्परेचर, हाउ टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर्स। सो उसमें हमने कुछ मेथड्स देखे थे। सो फर्स्ट मेथड हमने देखा था बाय मिक्सचर, मिक्सचर के द्वारा, मिश्रण के द्वारा किस तरह से शीतलन किया जाता है और न्यून ताप प्राप्त किया जा सकता है। सेकेंड मेथड हमने जो देखा था उसमें देखा था रिड्यूस्ड प्रेशर पर किस तरह से वाष्पीकरण किया जाता है द्रवों का और न्यून दाब प्राप्त किया जा सकता है। थर्ड मेथड हमने देखा था जूल थॉमसन मेथड, जूल थॉमसन इफेक्ट, जिसमें हमने देखा था कि प्रक्रम कैसा होना चाहिए, थ्रॉटलिंग प्रोसेस होना चाहिए, उपरोधी प्रक्रम होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड हमने देखा कि रुद्धोष्म प्रक्रम होना चाहिए। उसी में तीसरी बात हमने की थी एक इन्वर्जन टेम्परेचर की, और एक हमने कहा था कि वो आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होना चाहिए, और उसमें हमने एक जूल थॉमसन प्रसार गुणांक प्राप्त किया था। व्हाट वाज दैट? इट वाज म्यू एच। कांस्टेंट एंथैल्पी पर हमने लिखा था म्यू से रिप्रेजेंट किया है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट को। अब हम देखेंगे कि आदर्श गैस का और वास्तविक गैस का, वास्तविक गैस मतलब वैन डर वाल गैस जिसे हम कहते हैं, इन दोनों का क्या प्रभाव, क्या किस तरह का इफेक्ट होता है, इन दोनों का बिहेवियर देखने के लिए हम सबसे पहले आदर्श गैस के लिए बात करते हैं। तो आदर्श गैस के लिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आदर्श गैस के लिए। तो आदर्श गैस के लिए जो हमारे पास आदर्श गैस समीकरण है वो है PV = RT। ठीक है, इक्वेशन नंबर इससे 1 दे दीजिए और इससे हम 2 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, इस क्वांटिटी को ज्ञात करना है। इस क्वांटिटी का मान ज्ञात करके हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें उसके लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का मान मिल जाएगा। तो इसको करते हैं अवकलन T के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू T। ठीक है, ताप के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो P कांस्टेंट है, V का अवकलन होगा ताप के साथ, जबकि दाब कांस्टेंट है। इधर R हमारा कांस्टेंट है और T का अवकलन किया तो T के रिस्पेक्ट में ही 1 हो जाएगा। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, del P अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू R अपॉन ये P इधर चला जाएगा पक्षांतर होके, तो ये P मिल गया। इससे इक्वेशन नंबर हमने 3 नाम दे दिया। अब हम क्या कहते हैं, वापस इसी इक्वेशन को यूज करें। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए R अपॉन P का मान हमें क्या करना है, क्योंकि P को हम इधर ले जाए और T को हम इधर ले आए, तो R बाय P किसके बराबर हो जाएगा, V अपॉन T के बराबर हो जाएगा। अब ये हमने उठाकर कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 3 में रखना है, यानी कि del P यहीं पर रख देते हैं, R अपॉन P को हम लिख देंगे V अपॉन T। अब हमें क्या करना है, म्यू H के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो म्यू H के लिए 1 अपॉन Cp। देखिए T यहाँ पर ऐसा का ऐसे रहेगा और del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू हम V अपॉन T पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम V अपॉन T पुट किया माइनस V, यहाँ T से T कैंसिल हो जाएगा और V माइनस V क्या होगा, 0 होगा, यानी कि म्यू H की वैल्यू हमें मिल गई है 0। म्यू H की वैल्यू 0 होने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आदर्श गैस जूल थॉमसन प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ हमने इसको बस मैथमेटिकली प्रूव किया है। अब हम देखेंगे रियल गैस के लिए, वैन डर वाल गैस के लिए। वैन डर वाल गैस के लिए, जिसे वास्तविक गैस भी कहते हैं, इसके लिए समीकरण क्या होती है,
a by b square is equal to b minus b is equal to RT। ये हम एक मोल के लिए देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कहीं पर भी n नहीं आया है। अगर हम n मोल की बात करें, गैस में n मोल हो तो यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर और यहाँ पर b के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में n, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 8 मोल के लिए, इसलिए n की वैल्यू 1 पुट करने पर हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। अब हमें ये पता करना है सबसे पहले कि ये इक्वेशन आई कहाँ से। हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। हम ये देखेंगे कि ये इक्वेशन आई कहाँ से, तो हम समझते हैं सबसे पहले PV = RT से शुरू करते हैं। ये आदर्श गैस के लिए समीकरण है। अब आदर्श गैस के लिए जो गैस के अणुगति सिद्धांत में हमने परिकल्पनाएं देखी थी, उन परिकल्पनाओं को फिर से रिकॉल करिए। वहां पर हमने कहा था कि गैस के अणुओं का आयतन, गैस के एक अणु का आयतन पूरे आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ये आदर्श गैस की बात कर रहे हैं हम, लेकिन वास्तविक गैसों में ऐसा नहीं होता। वास्तविक गैसों में अणु कुछ ना कुछ स्थान घेरेंगे, बहुत ही कम स्थान घेरेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ स्थान घेरेंगे। तो आदर्श गैस में जब अणु स्थान नहीं घेरते, इसका मतलब पूरा का पूरा पात्र का आयतन जो है वो कैसा होगा, फ्री होगा, ठीक है। और उस आयतन को हमने V नाम दिया है। लेकिन अब की बात क्या है, अणु कुछ तो स्थान घेर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो फ्री आयतन रह जाता है वो क्या हो जाएगा, V से कुछ कम हो जाएगा। V से कुछ कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, B। B यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, लेकिन V में से B माइनस किया जाएगा, तब हमें रियल गैस के लिए आयतन मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर V की जगह क्या करना पड़ेगा, V माइनस B करना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ आयतन के बारे में। अब बात करें दाब के बारे में, तो देखिए हमने कहा था कि आदर्श गैस में अणु पात्र की दीवार पर दाब आरोपित करते हैं। ये पात्र है, इसकी दीवार पर अणु दाब आरोपित करेंगे, लेकिन दो अणुओं के मध्य अंतराणु बल कार्य नहीं करता है। ये बात है आदर्श गैस की। लेकिन वास्तविक गैसों में क्या होता है, अंतराणु बल उपस्थित होता है, यानी कि कुछ बल जो कि दीवार पर आरोपित हो रहा है उसके मान में कमी आ जाएगी, क्योंकि आदर्श गैस में तो केवल और केवल दीवार पर ही बल जा रहा था, लेकिन वास्तविक गैस में कुछ बल इधर होगा और कुछ बल इधर होगा, यानी कि जो दीवार पर कुल बल आपतित हो रहा है, दीवार पर आरोपित होने वाला कुल बल है, उसके मान में कमी हो जाएगी। बल के मान में कमी हो रही है, अर्थात दाब के मान में भी कमी हो जाएगी। तो अब देखिए इसको लिखा जा सकता है P = RT by B minus B। अब हमने कहा कि दाब ये है, लेकिन दाब के मान में कमी होनी चाहिए, और वो कमी कितनी हो रही है, A by V² के बराबर कमी हो रही है। अब हम इसका पक्षांतर करें तो P माइनस का प्लस बन जाएगा A by V², इसका हमने पक्षांतर किया, = RT अपॉन V माइनस B, और इस V माइनस B को हटाकर यहाँ लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गई, हमारी रियल गैस इक्वेशन मिल गई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रियल गैस इक्वेशन आई कहाँ से है, वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन कैसे बनी है, ये हमें समझ आ गया। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा काम, μH की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो μH की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये राशि पता करनी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का नियत दाब पर नियत दाब पर T के सापेक्ष अवकलन करने का, T के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम इस समीकरण का। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर इस समीकरण को इस तरह से लिखा जा सकता है, V माइनस B को इधर लिखा जा सकता है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसका हम अवकलन करें T के रिस्पेक्ट में। तो देखिए दाब नियत है
इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में दाब दिए थे तो इसका मान तो हो गया 0 अवकलन करने पर। इसका अवकलन करेंगे तो माइनस ए अपॉन, देखिए v की पावर ऊपर जाएगी तो -2, तो -2 आगे आएगा और v क्यूब आ जाएगा और डेल v अपॉन डेल t होगा एट कांस्टेंट प्रेशर इस साइड में। दूसरी साइड में अगर हम देखें तो देखिए इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, r तो कांस्टेंट है लेकिन t का भी अवकलन होगा, v माइनस b का भी अवकलन होगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, u अपॉन v का एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, v स्क्वायर, v कांस्टेंट और u का अवकलन प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, v कांस्टेंट हो गया, अब की बार u कांस्टेंट रखा जाएगा और v का अवकलन किया जाएगा। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इसका स्क्वायर हो गया, v माइनस b को हमने r पहले से कांस्टेंट से बाहर ले लिया, अब की बार v माइनस b को कांस्टेंट किया और t का अवकलन करेंगे, तो t का अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, माइनस अब की बार t को कांस्टेंट रखना है और v माइनस b का अवकलन करना है, तो जब v माइनस b का अवकलन करेंगे हम तो हमें मिलेगा डेल v अपॉन डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर पर हम कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए इस v माइनस b स्क्वायर को एक बार इसके साथ लिखेंगे, एक बार इसके साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -2a अपॉन v क्यूब, ऐसा कैसे रह जाएगा, ये साइड तो अभी। अब की बार हमने क्या किया, चलिए r को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार इसके साथ लिखेंगे और r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक पावर यहाँ है, दो पावर यहाँ है, तो कैंसिल हो जाएगी, एक पावर नीचे की तरफ और v माइनस b रह जाएगा नीचे, बस माइनस r को अंदर मल्टीप्लाई किया तो rt नीचे है v माइनस b का स्क्वायर और साथ में क्या है, डेल v अपॉन डेल t। ठीक है, अब हम क्या करें, देखिए इस टर्म को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं, पक्षांतरण कर दे, तो माइनस का है टर्म तो दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये है डेल v अपॉन डेल t और यहाँ पर भी है डेल v अपॉन डेल t, तो दोनों को कॉमन लिया जा सकता है, तो इसको हम लिख देते हैं, एक ही पद में लिख देते हैं, तो हमें मिलेगा, ये हो जाएगा rt अपॉन v माइनस b स्क्वायर प्लस का हो गया -2a अपॉन v क्यूब और कॉमन क्या आ गया है, डेल v अपॉन डेल t, ये कॉमन आ गया है, इज इक्वल टू r अपॉन v माइनस b रह गया। अब देखिए क्या करें, इस पूरे टर्म को कॉमन लेना है इसमें से, तो rt अपॉन v माइनस b स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ रहेगा 1, जो पूरा टर्म कॉमन ले लिया है, अंदर क्या रह जाएगा, सबसे पहले तो v माइनस b स्क्वायर अपॉन rt आएगा, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा इधर जाके, फिर 2a अपॉन v क्यूब आ गया और जो भी बाकी बचा है उसको वैसे का वैसे ही हम रहने देते हैं, कोई चीज नहीं करते हैं। यहाँ एक पावर कैंसिल हो जाएगी और r से r भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करें, इस t को और इस टर्म को ऐसे का ऐसे ही रहने दें, क्यों रहने दें, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, म्यू एच की टर्म ऐसे का ऐसे यहाँ पर है, इसलिए हम इस टर्म को ऐसे का ऐसे नहीं रहने देते और बाकी सबका पक्षांतरण कर देते हैं। यहाँ रह गया 1, देखिए ये v माइनस बी इधर जाएगा, v माइनस बी हो गया और इस टर्म को हम नीचे की तरफ ले जाए, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि b इज वेरी वेरी लेस देन v, ठीक है, क्योंकि b क्या है, एक बहुत ही छोटी सी राशि है
जिसकी विमा भी आयतन ही है लेकिन बहुत छोटी राशि है, इसलिए हम v के रिस्पेक्ट में v को क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। लेकिन नगण्य हम सिर्फ हर में मानेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में हम इसको नगण्य मानेंगे, न्यूमरेटर में नहीं मानेंगे, क्योंकि जब आप किसी राशि का, किसी छोटी राशि का वर्ग करते हो, मान लीजिए छोटी राशि है 0.01 है, ठीक है। अब अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो ये राशि और भी छोटी हो जाती है, और नीचे क्या हो रहा है, इस राशि का स्क्वायर हो रहा है, तो ये राशि और छोटी हो जाएगी। तो इसको हम लगभग 0 लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, इसलिए हम इसको केवल हर में नगण्य मानेंगे, और बाकी टर्म हमारा वैसे का वैसे ही रह जाएगा, v माइनस v। यहाँ देखिए इसको नगण्य माना है, यानी कि यहाँ पर क्या रह जाएगा, v स्क्वायर रह जाएगा, तो फिर यहाँ पर 2 पावर से ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगी और 1 रह जाएगी, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देती हूँ कि यहाँ पर मेरा बच क्या गया, 2a/RT v बच गया है, ठीक है। अब हम क्या करें, इस पावर को ऊपर लेकर जाए, तो जब इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो v माइनस v, देखिए यहाँ पावर क्या है, प्लस में है, +1 इसकी पावर है, जब ये ऊपर जाएगी तो -1 इसकी पावर हो जाएगी, ये -1 हो गई। अब इसका क्या करें, बायनोमियल एक्सपेंशन करें, तो जब इसका बायनोमियल एक्सपेंशन किया जाता है तो 1 - x की पावर n हो, ठीक है। इसका बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे जबकि x इज वेरी वेरी लेस देन 1 हो, तो 1 - x का बायनोमियल एक्सपेंशन क्या हो जाता है, 1 - n(x) हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पावर में क्या है, माइनस में है, तो जब इसका एक्सपेंशन किया जाएगा तो ये हटकर यहाँ से ये बन जाएगा, ठीक है। पावर -1 है तो -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस रह जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, v माइनस, देखिए पहले इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम इधर लिख देते हैं, तो t del v अपॉन del t इज इक्वल टू v माइनस, देखिए इस टर्म को पहले मल्टीप्लाई करें तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ v, और फिर अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये v इस v से कैंसिल होगा और क्या बच जाएगा, 2a/RT बच जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें b को तो -b हो गया, और वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो -2ab/RT v हो गया। अब यहाँ पर देखिए a भी बहुत छोटी राशि है और b भी बहुत छोटी राशि है, तो जब दो छोटी राशियों को मल्टीप्लाई किया जाता है, मान लीजिए एक राशि है 0.1 और दूसरी राशि है 0.2, जब इन्हें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 0.02 बन जाएगा, यानी कि जो दो छोटी राशियां हैं इनको मल्टीप्लाई करने पे और भी छोटी राशि बन जाती है, यानी कि इस पूरे टर्म को भी हम क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो हमारे पास रह जाता है t v + 2a/RT माइनस 3 रह जाता है। अब हमें क्या करना है, इस टर्म को उठाकर यहाँ रखना है, तो म्यू h जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या बन जाता है, 1/Cp, इस टर्म की जगह ये रखना है, तो v + 2a/RT माइनस 3 और माइनस v, यहाँ पर v से v कैंसिल हो जाएगा और म्यू h इज इक्वल टू 1/Cp, ये हमारे पास वास्तविक गैस के लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट आ जाता है। अब यहां से अगर हम b को कॉमन लें, देखिए यहां तक हमारा काम वैसे खत्म हो चुका है लगभग, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट जो हमें रियल गैस के लिए निकालना था वो आ चुका है। अब हमें एक कॉन्सेप्ट जो हमने इन्वर्जन टेम्परेचर का पढ़ा था उसे समझने के लिए यहाँ पर b को कॉमन लेते हैं बाहर,
तो अंदर रह जाता है 2a अपॉन RT B माइनस 1। अब यहाँ देखिए, अगर इसकी बात करें, इस B और T को हम ऐसा लिखते हैं, तो ये विमा क्या होनी चाहिए, इस T के बराबर होनी चाहिए, ताप के बराबर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 है, इस राशि की कोई विमा नहीं है, और इस राशि की कोई विमा नहीं है, यानी कि इस पूरी राशि की भी कोई विमा नहीं होनी चाहिए। और इसकी विमा कब नहीं होगी, जबकि इस राशि की विमा ताप के बराबर हो, यानी कि 2a अपॉन RB एक ताप की विमा को प्रदर्शित करता है, और इसी ताप को कहा जाता है इन्वर्जन टेम्परेचर, व्युत्क्रमण ताप। यदि व्युत्क्रमण ताप से कम ताप पर कोई भी, यदि इस T का मान इस Ti के मान से कम हो, तो ये पूरी राशि कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, यानी कि म्यू एच की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। और जब म्यू एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो कोई भी गैस शीतलन प्रभाव को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस T की वैल्यू Ti से ज्यादा है, व्युत्क्रमण ताप से ज्यादा है, तो म्यू एच की वैल्यू कैसी हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर T की वैल्यू ग्रेटर देन Ti है, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, और जब 1 माइनस होगा इसमें से, तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, और ऐसी स्थिति में गैस का होगा तापन। और यदि T = Ti हो, तो ऐसी स्थिति में म्यू एच की वैल्यू हो जाएगी 0, और गैस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गैस के ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।